इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था का रियल साइज और परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12th के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ही हम सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं। सेकंड लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था। अब आज हमारा ये सेकंड टॉपिक है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय के लेखांकन की अवधारणाएं। तो हमारा जो नाम है इस लेसन का राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें हम पूरे अपने नेशनल इनकम का जो अकाउंटिंग है वो कैसे होता है, किस प्रकार से कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन की अवधारणाएं क्या है, ये हम इस लेसन में इस टॉपिक में समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझना है हमें इसमें। तो देखिए, राष्ट्रीय आय के लेखांकन की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। राष्ट्रीय आय का लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी देश की एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष, जो अवधि इसकी रखी गई है, मिनिमम जो टाइम रखा गया वो 1 वर्ष का रखा गया, 1 साल का। तो उसमें उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जितनी भी वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है, जितनी भी सेवाएं बनाई जाती है, जितनी भी सेवाओं, तो उत्पादन जो वस्तुएं उत्पादित होती है उनका और सेवाओं का जो मूल्य होता है, प्राइस होता है, उसको मापा जाता है। तो आपको सिंपल से ये कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी देश की जो एक निश्चित अवधि में आमतौर पर कितनी वस्तुओं को उत्पादन किया गया, कितनी सेवाओं का निर्माण किया गया, कितनी सेवाएं बनाई गई हैं, उनके जो उनका कुल प्राइस, उनका कुल मूल्य है, उनको मापा जाता है। ठीक है। अब यह देश की आर्थिक प्रगति और विकास का महत्वपूर्ण सूचक है। जैसे यह देश की आर्थिक प्रगति और उसका देखिए, हमने पहले क्या देखा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में हम करते क्या है, इसकी अवधारणाएं हम जानना चाह रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम किसी देश की जो एक निश्चित अवधि पर आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पन्न जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनका जो मूल्य होता है उनको मापना है ना। अब यहाँ पे दिया देश की आर्थिक प्रगति, अब मापा क्यों जाता है, जिससे कि हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है, कितना विकास हुआ है हमारे देश में, इसका अगर हमें पता लगाना तो हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए हमें ये इसको मापना जरूरी है कि हमारे भाई कितना हमारे देश में मतलब खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना व्यय हो रहा है। तो ये सब चीजों, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना मिल रहा है, और इन सब चीजों को मापना जरूरी है। इससे हमारे देश की आर्थिक प्रगति, विकास के बारे में पता चलता है। इसलिए राष्ट्रीय आय के लेखांकन से संबंधित मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। अब राष्ट्रीय आय के लेखांकन से कुछ संबंधित हम अवधारणाएं देखते हैं कि कौन कौन सी अवधारणाएं इसके लिए है। देखिए, फर्स्ट क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में हमने पहले भी जाना है, जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा तो हमने थोड़ा चीजें इसके बारे में हमने पढ़ी है। और लास्ट ईयर भी 11th में भी आपने थोड़ा पढ़ा है, और फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी इसको पढ़ा है। ये किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, तो किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा के भीतर 1 वर्ष के अंदर, 1 साल की समय अवधि है, जो उस टाइम पीरियड में 1 साल के अंदर भौगोलिक सीमा के भी अंदर, है ना, हमारे देश में कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया गया, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का कुल जो मौद्रिक मूल्य है वो होता है। इसमें विदेशी नागरिकों द्वारा देश में किए गए उत्पादन का मूल्य भी शामिल होता है। अब मतलब हमारे देश की बात हो रही है, इसमें शामिल क्या होता है कि मान लीजिए कोई बाहर से विदेश से हमारे देश में काम करने आए हैं, यहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस जो भी कर रहे हैं, तो जो भी उनकी इनकम है वो भी इसमें ऐड होती है। ठीक है। तो जब विदेशों से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, तो जो उनको प्रॉफिट होता है, जो वो कमा रहे हैं, तो उसको भी इसमें ऐड किया जाता है। तो विदेशी नागरिकों द्वारा देश में किए गए जो उत्पादन, हमारे देश में जितना भी वो उत्पादन कर रहे हैं, उसका मूल्य भी इसमें शामिल होता है। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। सूत्र, जीडीपी बराबर C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब यहाँ पे C से मैं आपको बताया कि C क्या है, उपभोग व्यय, I क्या है, निवेश कितना किया गया, G क्या है, सरकारी व्यय, सरकार ने कितना व्यय किया, सरकारी व्यय कितना हुआ, और X निर्यात और M आयात। तो निर्यात में आयात को जो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो निर्यात और आयात, तो ये आपको याद रखना है। C उपभोग व्यय को
बता रहा है। आई जो है वो निवेश को बता रहा है, कितना निवेश किया गया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। जी जो है वो सरकारी व्यय, सरकार के द्वारा कितना व्यय किया गया है, कितना खर्च किया गया है, और हमारे देश से दूसरे देश को निर्यात कितना किया गया है चीजों का, और दूसरे देश से हमारे देश में कितनी चीजों को मंगाया गया है, ये सब। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, यह देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में अर्जित कुल आय है। यह वेतन, किराया, लाभ और शामिल होते हैं। इसके कारक लागत पर एनएनपी, एड फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय है क्या, इसके बारे में हमने फर्स्ट टॉपिक में भी बात की थी। फिर से हम देख लेते हैं कि एक देश के नागरिकों द्वारा, मतलब हमारे जो देश है के नागरिकों द्वारा जो एक वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर जो भी अर्जित किया जाती है, जो भी कुल आय अर्जित की जाती है, कुल जितने उनको पैसे मिलते हैं, जिसमें उनका वेतन भी शामिल होता है, ब्याज भी शामिल होता है, किराया भी शामिल होता है और लाभ भी शामिल होता है। मतलब उनको वेतन कितना मिल रहा है, ब्याज कितना देना पड़ा, किराया कितना है और लाभ जो उनको मिल रहा है वो सब शामिल होता है। तो ये उनकी नेशनल इनकम होती है। कारक लागत पर एनएनपी, एड फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम, यह देश के निवासियों द्वारा प्राप्त कुल आय है। अब ये क्या है, व्यक्तिगत आय। यहाँ पे हमने नेशनल इनकम की बात की, राष्ट्रीय आय, यहाँ पे हम पर्सनल इनकम की बात करें, जिसमें वह आय भी शामिल होती है जो व्यक्तियों को सरकारी हस्तांतरण के रूप में प्राप्त होती है, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी। अब सरकार पेंशन देती है, छात्रवृत्ति भी देती है, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं, जो घर से गरीब है, उनको पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देती है। सब्सिडी भी गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है लोगों को। तो ये सब चीजें जो सरकार के द्वारा हस्तांतरित की जा रही है, मतलब कि दी जा रही है, एक जगह से दूसरी को दी जा रही है, तो उसके रूप में प्राप्त होती है। यह देश के निवासियों द्वारा प्राप्त कुल आय है। जो व्यक्तिगत आय होती है वह किसी देश के यह देश के निवासी जितना कुल आय प्राप्त करते हैं। अब उनको कैसे मिलता है, सरकार भी उनको देती है भाई, उनको छात्रवृत्ति भी पढ़ाई लिखाई के लिए मिल रही है, पेंशन जो रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन देती है, सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट। सिलेंडर जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही है, मतलब आपको पहले लेना पड़ेगा, फिर वो कुछ पैसे आपके अकाउंट में कुछ। तो ये सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं हैं जो लोगों के लिए हेल्प के लिए बनाई गई हैं, लोगों की सुविधाओं के लिए दी गई हैं। सरकार उनके ऊपर इतना खर्च कर रही है लोगों पे। तो जो देश के निवासियों द्वारा कुल आय है, जिसमें आय भी शामिल होती है और उसमें व्यक्तियों को जो सरकार दे रही है, सरकार जो हस्तांतरित कर रही है ना, तो वो शामिल होते हैं, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति और सब्सिडी। तो व्यक्तिगत आय ये हो गई और राष्ट्रीय आय ये हो गई। उदाहरण के लिए मान लीजिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी। ठीक है, अब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी। अब सूत्र यहाँ पे क्या है, सकल बराबर शुद्ध प्लस मूल्यह्रास, है ना। सकल बराबर शुद्ध हो गया और जो मूल्यह्रास। मान लीजिए उदाहरण के लिए देखते हैं कि यदि किसी देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद 400 करोड़ रुपए है, यदि किसी देश का जो घरेलू उत्पाद है तो वो कितना है, 400 रुपए करोड़, और मूल्यह्रास 50 करोड़ रुपए है, तो सकल घरेलू उत्पाद 400 प्लस 50 बराबर 450 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना है, 400 करोड़ रुपए, उसमें मूल्यह्रास को भी जो जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, 450 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूले के अनुसार लगा दिया, शुद्ध शुद्ध को प्लस कर दिया और मूल्यह्रास जो था उसको प्लस कर दिया। सकल बराबर शुद्ध और मूल्यह्रास, तो इनको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया, तो ये हमारा निकल कर आ गया। अब है व्यय योग्य आय, है ना। इसको हम देखते हैं कि ये वह आय है जो व्यक्तियों के पास कर देने के बाद उपभोग या बचत के लिए उपलब्ध होती है। व्यय योग्य आय जो होती है, क्या होती है कि ये वह आय है जो व्यक्तियों के पास कर देने के बाद, मान लीजिए उन्होंने गवर्नमेंट को कर दे दी, सरकार को, उसके बाद उपभोग या बचत के लिए उपलब्ध होती है। उसके बाद भाई कर दे दिया, उसके बाद हमने कुछ अपने लिए बचा के रखा, अपने उपभोग के लिए, अपने दैनिक जीवन में जो भी हमारा काम होता है, उपभोग करते हैं जो हम उसके लिए, और कुछ हम सेव करके रखते हैं, बचत करके रखते हैं, वो उपलब्ध होती है। तो ये व्यय योग्य आय कहलाती है। अब इसका भी सूत्र है, व्यय योग्य आय बराबर व्यक्तिगत आय और माइनस प्रत्यक्ष कर, जो डायरेक्टली कर लिया जाता है ना, डायरेक्ट जो कर लिया जाता है वो प्रत्यक्ष कर। तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। अब प्रत्यक्ष कर मतलब क्या होता है भाई, कि जो गवर्नमेंट सीधे लगाती है, एक तो इनडायरेक्ट लेती है दुकानदारों के थ्रू और बिजनेस के थ्रू, हमें पता भी नहीं चलता और हमसे लिया भी जाता है। लेकिन एक कर जो प्रत्यक्ष कर है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर या सभी लोगों के ऊपर लगाया जाता है, उनकी सैलरी देकर, उनकी आय के अनुसार, कि उनकी कितनी इनकम है उसके अनुसार उनपे कर लगाया जाता है और देना पड़ता है।
अब जैसे जीएसटी है वो लगा दिया तो वो भी हम दे रहे हैं, पर हमें पता चला वो दुकानदार हमसे ले रहे हैं, इनडायरेक्ट रूप में ही ले रहे हैं, पर वो हमसे ले रहे हैं। जीएसटी हम सबको देना है, दुकानदारों के ऊपर वो लगाते हैं, दुकानदार हमसे लेते हैं। तो इस प्रकार से मूल्यह्रास जो है, डेप्रिसिएशन हम देख लेते हैं, पूंजीगत वस्तुओं के उपभोग से समय के साथ उनकी उपयोगिता में कमी होता है। अब मूल्यह्रास क्या दर्शाता है? भाई कोई मशीनरी है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वो घिसावट हो गई, वो खराब हो गई धीरे-धीरे, है ना? उनको फिर से रिपेयर करवाया गया, बनवाया गया, ऐसा। तो वस्तुएं जो हमारी जो उपयोग करते उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है, फिर उनमें बहुत सारी चीज मतलब कमी हो जाती है। भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, वो धीरे धीरे वो खराब भी हो जाती है, फिर उनको हमको उन पे और खर्च करना पड़ता है, उनको बनवाना पड़ता है दोबारा से, तो उनपे भी वो खर्च होता है। तो ये पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग से समय के साथ उनकी उपयोगिता में क्या है, कमी आ जाती है ना? वो चीजें अब जैसे मशीनें हैं, नहीं तुम अभी मशीनें हैं तो पुरानी हो गई, उनमें खराबी आ गई, उनमें घिसावट हो गई, तो इन सब चीजों में फिर उसको और रिपेयर करवाना पड़ता है। तो ये है, उपयोगिता में उनकी कमी आ जाती है। जब वो चीजें खराब होने लगती है तो जो उनको उनकी वैल्यू है वो कम होने लगती है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि भाई व्यय योग्य आय जो है, तो इनकम, ये वह आय जो व्यक्तियों के पास कर देने के बाद बचती है। मान लीजिए कि सभी जो कर लगाती है गवर्नमेंट, तो उसके बाद कर हम देते हैं, लेकिन उसके कर तो देना ही है, जरूरी है कर देना, पर उसके बाद हमें अपने लिए भी कुछ उपभोग के लिए पैसे बचा कर रखना है, कुछ अपने लिए बचत में रखना है कि हमारे ऊपर भाई कभी कोई संकट आ गया, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, कोई कभी ऐसा इन केस कभी अचानक से कोई घटना घट गई, तो उसके लिए हमें पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा व्यय योग्य आय और व्यक्तिगत आय और माइनस प्रत्यक्ष कर। इसमें क्या करते हैं भाई, व्यक्तिगत आय है उसमें हमने प्रत्यक्ष कर को घटा दिया। अप्रत्यक्ष कर जैसे अभी मैंने बताया कि भाई कर देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट डायरेक्ट लगा रही है कर, वो सबको देना ही देना पड़ेगा, और उस सबके इनकम के अनुसार लगाती है कि किसकी कितनी इनकम है, उसके अनुसार उनको कर पे करना पड़ता है। और मूल्यह्रास जो मैंने बताया कि भाई समय के साथ-साथ किसी वस्तु की उपयोगिता जो है वो घटती जाती है, बहुत पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, तो धीरे-धीरे वो काम करते-करते उनकी जो उनमें खराबी आ जाती है, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उनमें अ, फिर उनको और रिपेयर करवा के उनके ऊपर भी खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, राष्ट्रीय उत्पाद, एक घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद, इन दोनों की बात की तो सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध और प्लस मूल्यह्रास, इनको हमने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये हमारा आ गया। तो किसी देश की जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि 400 करोड़ रुपए है, मूल्यह्रास हमने उसमें 50 करोड़ रुपए आ गया, तो हमने दोनों चीजों को प्लस कर दिया, तो ये हमारे यहाँ पे 450 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय को भी हमने देख लिया था कि 10 की किसी राष्ट्रीय मतलब एक वर्ष में जो अर्जित की जाती है कुल आय वो होती है, उसमें वेतन भी शामिल है, ब्याज भी शामिल है, किराया भी शामिल है और लाभ भी शामिल है, ये सारी चीजें शामिल होती है। ठीक है, और जो लागत जो कारक है तो वो भी उनको मतलब या तो कारक लागत पर भी एनएनपी, इसे एनएनपी भी कहा जाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय आय की एक बात हमने की, फिर यहाँ पे हमने व्यक्तिगत आय की एक बात की कि यह देश के निवासियों द्वारा जो उन्हें आय प्राप्त होती है, उसमें आय भी शामिल होती है, और जो व्यक्तियों को सरकार दे रही है, वो सरकार जो सुविधाएं दे रही है, जो सरकार उनको छात्रवृत्ति दे रही है, पेंशन दे रही है, अदर जो उनके लिए सुविधाएं दे रही है किसी ना किसी रूप में, तो वो भी शामिल इसमें होता है। तो ये व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय हो गया आपका, और यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद जो हमने देखा राष्ट्रीय उत्पाद, इसको किस प्रकार से हमको सूत्र के अनुसार इसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे व्यय योग्य आय, ठीक है, और यहाँ पे मूल्यह्रास को भी हमने इसमें शामिल कर लिया। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। इस तरह हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से किस देश की अर्थव्यवस्था का की ग्रोथ और लिविंग का पता लगा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। थैंक यू।